नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे भारत सिंह सोलंकी, जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं और इनका परिवार राजनीतिक में रजा मजा हुआ है। सोलंकी साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बड़ी अच्छी बात है, यूँ तो वकार साहब के क़यादत में एक्टिविटीज़ तो चल रही थी, लेकिन जब से आपने कमान संभाली है रजनी पाटिल जी के बाद, एक्टिविटीज़ निरंतर बढ़ती गई हैं। और आपका एक अनुभव है, सियासी अनुभव है, और आपने अपनी इस विजिट के दौरान क्या पाया कि इंडीज अलायंस, जिसको हम इंडिया अलायंस या इंडिया ब्लॉक कहते हैं जी, और कांग्रेस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों पर कहाँ स्टैंड करती है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। चुनाव नज़दीक है। बिल्कुल। पार्लियामेंट में आने वाले समय में 2024 में किसकी सरकार आएगी, उसमें जम्मू कश्मीर का रोल बड़ा अहम रहेगा। और जब से पहले भी आया था हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में, मैं इंचार्ज बन के, पर अभी जब इंचार्ज बन के आया हूँ और जम्मू में कश्मीर में लोगों को मिलना हुआ, पॉलिटिकल लीडरों से, आप जैसे लोगों से, तो ये महसूस होता है जी कि जिस तरह की सरकार यहाँ काम कर रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके द्वारा, ये एंटी पीपल गवर्नमेंट की वजह से लोग बड़े नाराज़ हैं। और भारत जोड़ो राहुल जी की यात्रा से एक नया होप क्रिएट हुआ, और उसके बाद ये लग रहा है, जहाँ मैं काफ़ी ज़िलों में भी जाके आया, हेडक्वार्टरों पर भी जाके आया, कन्वेंशन भी किए, तो महसूस होता है कि जम्मू और कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की 1 सीट, उसके पर भी मुझे लगता है कांग्रेस जीत जाएगी, मतलब अलायंस जीत जाएगा। जी सोलंकी साहब, क्या सीट के बंटवारे को समन्वय और तालमेल बन चुका है? इसमें संशय अभी भी बरकरार है। देखिए, आपकी बात सही है जी कि अलायंस के लिए बातें चल रही है। जी कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी बनाई है, जी जिस कमेटी में सीनियर लीडर्स हैं हमारे अशोक गहलोत जी से लेके, सलमान खुर्शीद जी से लेके, बघेल जी से लेके, हमारे मुकुल वासनिक जी उसके कन्वीनर थे, जो अलायंस के लिए मीटिंग करते हैं बाकी पार्टियों के साथ। कुछ बातें हुई है, और जम्मू कश्मीर में कैसे अलायंस होगा, बंटवारा सीट का होगा, इस बारे में चर्चा करने के बाद हमारा हाईकमांड तय करेगा। हमारी वो कमेटी ने हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरों से भी बातचीत की है, चर्चा हुई है, हमारे सभी लीडरों ने चर्चा की है और अपनी बातें रखी है, और वो बातें के साथ वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी ममता, नीतीश, केजरीवाल, इनके थोड़े थोड़े बयान जो आ रहे हैं, अलग होना, क्या ये सेटबैक नहीं है? देखिए, चुनावी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई, मतलब इलेक्शन आने तक बहुत सारी बातें क्लियर भी हो जाएगी जी। और हम सोचते हैं पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि देश की जनता चाहती है कि एक बदलाव आए और एक ऐसी सरकार आए जो जनता को जवाबदार हो, जनता के प्रति चिंता व्यक्त करती हो, और जो शासन 10 साल में सब ने देख लिया, अनुभव कर लिया, जिस तरह से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनों का दुरुपयोग किया गया, लोगों को दबाया गया, डेमोक्रेसी को कुचला गया और कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे अपने जो भी डिफरेंसेस है, ये हमारे सभी पार्टियों के सीनियर लीडर्स उसको भूल के एक मंच पर आके, मुझे लगता है सीट शेयरिंग में जो भी होगा वो तो हाईकमांड तय करेगा। सोलंकी साहब, आपने भारत जोड़ो यात्रा को भी बड़ी करीब से देखा, अब भारत न्याय यात्रा जो निकल रही है उसको भी करीब से देख रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि अब बिल्कुल नज़दीक हैं, 2024 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और साथ साथ में पैरेलल समानांतर तरीके से आपकी यात्रा भी जारी है। क्या फ़र्क नज़र आ रहा है और क्या उम्मीद है इस न्याय यात्रा से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से शुरू की, जी, धीरे धीरे सैलाब बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए और रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा इंसान, ऐसा लोकप्रिय जन नेता जो लोगों की बात सुनने निकला, और जब जम्मू कश्मीर में आए तो जम्मू कश्मीर की जनता परेशान, डरी हुई, दबी हुई थी, उनको भी एक होप क्रिएट हुई कि चलो हमारी बात सुनने के लिए कोई आया है, हमारे लिए कोई खड़ा रहने के लिए तैयार हुआ है। और उसके बाद एक अनुभव के बाद राहुल जी ने जब मणिपुर से मुंबई की ये यात्रा शुरू की है, तो आपने देखा होगा कि बहुत समर्थन मिल रहा है। ये साइलेंट दिखता है, इसका असर
आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में ज़बरदस्त पड़ेगा। जैसा कहते हैं ना कि साइलेंट मेजॉरिटी दिखता तो है, मूवमेंट भी दिखती है, और पूरी के पूरे लोग साउथ से लेके नॉर्थ, ईस्ट से लेके वेस्ट, मुझे लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाएंगे। देखिए जनसलाब तो भारत जोड़ो यात्रा में भी अच्छा था जी, लेकिन मध्य प्रदेश भी खोया आपने, राजस्थान, 3 स्टेट्स आपने खो दी, तेलंगाना जीता आपने। जी, हमने तेलंगाना जीता, बहुत कमज़ोर थे, वहाँ भी जीता जी। बदनसीबी से हम, ये आपने कहा तो 3 राज्य में हमारी कमी रह गई थोड़े थोड़े जगह से, पर मुझे लगता है कि इट वाज समथिंग अ डिफरेंट टिपिकल इलेक्शन विच वाज डन बाय बीजेपी और वट एवर इट इज़। पर मुझे लगता है कि ये नेशनल इलेक्शन है जिसमें पूरे देश की जनता जुड़ेगी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, वो सब को छोड़ के एक तरफ से, तो मुझे लगता है कि लोगों की सोच जनता के प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस रहेगी। जी। कभी भी अभी इंसान डिरेल हो जाता है, इस तरह की स्टेटमेंट देता है, उसमें 2 कारण होते हैं। सोलंकी जी आप बड़े अनुभवी हैं। एक कारण रहता है कि आप हतोत्साहित हैं, उत्साह बड़ा ज़्यादा है। एक कारण रहता है कि आप निराश हैं या बौखलाहट में हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जो आपके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने एजेंट ऐसे बनाएंगे जो कुत्ते भौंकने जैसे हो। किसी आप डिमोरलाइज कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, पोलिंग एजेंट्स को, कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को। देखिए, एक तो मैंने 2 कारण बताए, ये हो सकते, या तो उत्साहित है कि जीत उनकी है। नहीं, आपके 2 कारण नहीं, तीसरा कारण मैं बता रहा हूँ। तीसरा कारण ये है कि एक तो पहले वो हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, बहुत ही अनुभवी है, और जनता से कितनी बार चुन के पार्लियामेंट में आए हैं। ऐसा कौन सा लीडर है बताइए, शायद सोमनाथ चैटर्जी वगैरह कोई रहा होगा। उसके अलावा इतनी लंबी इनिंग किसी की नहीं होगी। और डेमोक्रेटिक बड़े सुलझे हुए, बड़े एक्सपीरियंस लीडर है कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष। उनके कहने का मतलब निकालिए, आपने शायद उन्होंने क्या बोला उसके तरीके में जाता है, तो वो कमेंट में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जी, यानी उनका भाव हम नहीं समझ पा रहे, जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं कि हमारा बूथ का एजेंट बड़ा वोकल होना स्ट्रॉन्ग चाहिए, रहेगा, स्ट्रांग होना चाहिए, बोलेगा, वोकल होना चाहिए। लेकिन कहीं इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा वर्कर्स पर? मुझे देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर तो बड़े सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, इसलिए वो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन उनके बेटे का सनातन को लेकर के बयान आना है, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, ना चाहते हो भी कांग्रेस पार्टी डैमेज हो जाती है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से कोई कुछ कमेंट कर दे, इससे पार्टी को कोई सीधा लेना देना नहीं होता है। जी, लेकिन व्यक्तिगत कमेंट ही आपको ना दिक्कत क्रिएट करते हैं। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं, मणिशंकर अय्यर एक बड़े लीडर होने के नाते शायद, और उनकी बातों को भड़काने में आप सबका भी बहुत मेरा नहीं, ये बीजेपी को आप दोष दीजिए, ये हमारा कोई दोष नहीं। आपने, मेरा कहने का मतलब है मीडिया का बड़ा रोल रहा। मीडिया का कोई रोल नहीं, मीडिया तो वही बताएगा जो सामने होएगा, जो तब उन्होंने उसको बड़ा एग्जेजरेट किया था। तो कहीं ना कहीं अब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था, न्योता मिला था, क्या भगवान राम या रामलला जो आराध्य मानते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही हैं? अगर कांग्रेस के लोग चले जाते तो शायद थोड़ा सा सहानुभूति कांग्रेस के लोगों को भी मिल जाती, क्योंकि आप असल क्रेडिट राम जन्मभूमि निर्माण या मंदिर के निर्माण का जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी को। मेरी बड़ी अच्छी बात कही, धन्यवाद आपका। बड़ी खुशी हुई कि मीडिया ये बात को स्वीकार करता है कि राजीव जी ने रामलला का द्वार खुला किया था। और इसलिए हमारा बिन सेक्युलरिज्म, हम सम्मान देते हैं सभी को, और इसलिए राम तो सब मानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत या कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप पर स्यूडो सेकुलरिज्म का आरोप लगता है कि आप एक विशेष समुदाय को अपीज करते आए हैं और उससे सत्ता पर काबिज होते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइजेशन की झंडी घुमाई है, ध्रुवीकरण की, उससे उनको लाभ मिल रहा है। देखिए, कुछ लोग देश को और जनता को डिवाइड करके सत्ता लेना चाहते हैं। जी, इसलिए हमारी बात तो हम सबको साथ में लेके चलते हैं। हमारे लिए सभी सम्मानित है, धर्म का, संप्रदाय का, लोगों का, प्रांत का, भाषा का, जाति का। कांग्रेस सत्ता के लिए ही काम नहीं करती है, वो सबको जोड़ के देश को एक करके
देश की ताकत को बढ़ा के देश की जनता के समर्थन में खड़ी रहना चाहती है। दूसरे लोगों को सत्ता चाहिए, अपने लिए चाहिए, स्वार्थ के लिए चाहिए, निजी स्वार्थ के लिए चाहिए, और सत्ता का जो भी स्वरूप है उसका जो लाभ है वो अपनों के लिए लेने के लिए करती है। वो भारतीय जनता पार्टी की बेसिक नीति है। वो आज भी है। पिछले दिनों जब आज़ादी नहीं मिली थी तब भी वो अंग्रेज़ों के साथ थे, अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, और वही लाभ वो सत्ता का अंग्रेज़ों के टाइम में लेते थे। आज खुद सत्ता पर आ गए। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और देश को लूटने लगी, इन्होंने आके दो कंपनियों अदानी और अंबानी को लूटने का एक बड़ा न्योता दे दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ऐसा कहा जा सकता है। सोलंकी साहब, जैसे उन्होंने आपका जब इंडिया अलायंस बना था तो तुरंत तत्काल एक स्टेटमेंट आया था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप की है, इंडियन मुजाहिदीन टाइप के हैं, वो भी बौखलाहट में स्टेटमेंट थी। वो ये लोग डर जाते हैं। राहुल जी की यात्रा शुरू हुई तो पहले उनके जीन्स से, उनके टी शर्ट के ऐसे बारे में उनके विचारों की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। ये कहते हैं नफ़रत फैलाओ भारत तोड़ो। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। सोलंकी जी, इत्तेफाक से मुझे भी उस यात्रा को कवर करने का अवसर मिला जी। मैं लखनपुर से कश्मीर तक गया, लेकिन यात्रा कश्मीर में आसानी से गया। ये माहौल तो एटलीस्ट भाजपा या एनडीए सरकार ने क्रिएट किया कि नहीं? नहीं, ये माहौल कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जनता ने किया। क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। कश्मीर के लोग खुल के बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी ने डराया, सिक्योरिटी लैप्स किया, सिक्योरिटी पूरी दी नहीं, अनंतनाग में नहीं दी, उसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल के आए। सोलंकी जी, आप अब मास्टर बन चुके हैं, काफ़ी आपको जम्मू कश्मीर की नॉलेज है। क्या गलतियाँ खामियाँ रही जो 2014 में आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी मात खानी पड़ी और उसके बाद विधानसभा के चुनावों में? देखिए, पुरानी बातों में जो भी कमियां रह चुकी होगी जी, वो कमियों को सुधारने का काम हम नए आने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है आज का जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ी प्यार से, मेहनत से, हिम्मत से लगा है कांग्रेस को मजबूत कराने के लिए। मूवमेंट में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसमें बड़ा उत्साह हमको देखने को मिलता है। निरंतर 2 विजिट के दौरान कभी आपको लगा है कि पार्टी में गुटबाजी है और इस फैक्शनिज्म को दूर करने की ज़रूरत है? देखिए, कांग्रेस इज़ ए वेरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ विषयांतर चर्चाएं, बातचीत होती रहती है। काम करने का तरीका किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, और जब व्यवस्थाएं चेंज होती है, सेटअप बदलता है, तो उस व्यवस्था में थोड़ी चर्चा में वाद विवाद, चर्चा पर लड़ने के लिए, कांग्रेस की एकता के लिए, कांग्रेस की जीत के लिए, कांग्रेस को जिताने के लिए सभी कांग्रेस नेता और सभी कार्यकर्ताओं समर्पित है। जी सोलंकी साहब, आप, मैंने पहले भी कहा, बार बार इतनी तारीफ करूँगा, आप तजुर्बाकार सियासतदान है। अब देखिए, जम्मू और जो कठुआ की सीट है, इसमें कांग्रेस की पोजीशन अच्छी रही है। ये दोनों सीटें कई मरतबा इन्होंने जीती भी हुई है। दूसरी, हम अगर अनंतनाग और रजौरी वाली देखें, वहाँ पे भी आपके जीए मीर, वहाँ पर एक बड़ी पैठ थी उनकी। तो क्या ये तीनों सीटें आपको नहीं मिली तो आप अलायंस से, इंडी अलायंस से नाराज़ हो जाएंगे? देखिए, ये फैसला तो जनहित में करना है जी, और हाईकमांड करेगा। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जो भी अच्छा होगा, जिससे सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आवे, इसलिए हम कहते हैं कि वोट फॉर चेंज। जम्मू कश्मीर की जनता वोटिंग करेगी फॉर चेंज, और इस चेंज लाने में जो भी ज़रूरत होगी वो हमारा हाईकमांड तय करेगा। उसको सम्मानित हमारा सभी कांग्रेस का कार्यकर्ता करने वाला है। जब चेंज के लिए 3-3, 4-4 कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे, उसमें दिक्कत आ जाएगी वोटर को कि असल चेंज कौन करेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। देखिए, मान लीजिए कि हमारा अलायंस अभी हो गया जी, उसमें जो भी बात आएगी तो सब मिलजुल के साथ मिल के काम करेंगे। और इसीलिए मैं गारंटी से कहता हूँ कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की सीट ये अलायंस और इंडिया जीत जाएगा। जी सोलंकी साहब,
आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो संवैधानिक बदलाव हुआ था, 370 में अमेंडमेंट की गई, 35A को रिपील किया गया, उसके बाद बड़ा लोगों को हाउस अरेस्ट भी, बड़े बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट भी रखा गया। लेकिन उसके बाद एक बदलाव ज़रूर देखने को मिला है कि वहाँ पर एक कैलेंडर जारी होता था अलगाववादियों की तरफ से कि 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक बाज़ार बंद रहेंगे, 6 और 7 को खुलेंगे, फिर 8 से ये कैलेंडर ख़त्म हो गया है। और आतंकवाद पर भी इसका थोड़ा बहुत असर ज़रूर पड़ा है। जिन आतंकवादियों को, अलगाववादियों के बच्चों को अपीज़ करने के लिए नौकरियां दी गई थी, उनकी नौकरियां भी छीनी गई हैं। लाल चौक में भी लालगी दिखती है। देखिए, जो भी बदलाव आया है, जो सिस्टम की व्यवस्था के अनुरूप, हमारी तो यही मनसा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो, भाईचारा हो, और फिर से जो अनुशासन शासन भारतीय जनता पार्टी लाई है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोगों के मसले बड़े हैं, ज़मीनों के मसले बड़े हैं, टैक्सेशन में उनको बड़ी दिक्कतें आ रही है, इलेक्ट्रिक बिल्स में दिक्कतें आ रही है, उनका भी कोई उपाय होना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी इसके लिए सुसंगत कार्यवाही करेगी। सोलंकी साहब, आपका बड़ा अनुभव है, लेकिन मुझे ये हमेशा याद रहता है कि कोई भी सियासी जमात चुनावों के दौरान ये बेरोज़गारी के लेकर के चुनाव नहीं लड़ती है, इन्फ्लेशन रेट को लेकर के नहीं लड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नहीं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। आप पीछे रह जाओगे, बीजेपी वाले आगे चले जाएंगे, होगा तो पोलराइजेशन ही। देखिए, बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है, पर जो वादे किए थे उन्होंने 2014 में कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, हम महंगाई को 50 दिन में ख़त्म कर देंगे, कितनी सारी बातें हैं। राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में तो रघुकुल रीत सदा चरियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये तो वचन तोड़ने वाले लोग हैं जी। ये नहीं कर पाएंगे। और 2 करोड़ नौकरियां सचमुच में लोगों की ज़रूरत है, युवाओं की ज़रूरत है, और इसलिए मुझे लगता है युवा बाहर आएंगे। और हमारे पास एक प्रोग्राम हमारी AICC से भी बनेगा और हमारी स्टेट यूनिट से भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बातों का जिक्र किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पावर प्लांट बनेंगे, हाइड्रोलिक प्लांट बनेंगे, उसके बारे में, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का होगा, और उसमें भी युवाओं को कैसे रोज़गार दिया जाए, बिजली की बिल में भी कैसे कमी हो, लोगों को तकलीफ़ कम पड़े, इन सब मुद्दों को हम चर्चा में ले रहे हैं। सोलंकी जी, अगर हम इस बजट को देखें, जो इंटर्म बजट पेश किया है इन्होंने, 6% जो है कुल बजट का हिस्सा, मतलब अगर 1 रुपया बजट है, 6 पैसे उसमें से सब्सिडी में गए हैं। अगर आप भी आने वाले दिनों को ऐसा मैनिफेस्टो बनाएंगे जिसमें मुफ्त बिजली का प्रावधान होगा या मुफ्त रेवड़ियाँ बांटने का प्रावधान होगा, तो अर्थव्यवस्था चरमराएगी। देखिए, हमारी पार्टी अपनी पॉलिसी तय करेगी जी। देश की जनता के लिए जो भी भला होगा, आप रेवड़ी कहें, रेवड़ी न कहें, और कुछ कहें, पर जनता को उठाने के लिए संजोग के साथ, जब कोरोना आया लोग तकलीफ में थे, उनको मदद मिलनी चाहिए थी। दुनिया भर के देशों ने, आपने देखा होगा, घर घर गली गली में लोगों को मुआवजा दिया, पैसा दिया, अमेरिका से लेके इंग्लैंड से लेके सभी जगह। लेकिन हिंदुस्तान में लोग बेचारे मरने लगे, न बेड मिला, न बिस्तर मिला, न हॉस्पिटल मिला, न उसको वेंटिलेटर मिला। तो पैसा जनता के लिए होना है, न कि वो इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए कितना 10-10 लाख, 15 लाख करोड़ रुपया उसका NPA माफ़ किया जाए। ऐसी सरकार कोई जनता की सरकार नहीं होती। लेकिन वो तो बड़ा टॉल क्लेम करते हैं कि जो हमने कोविड-19 में किया किसी भी मुल्क ने नहीं किया, हमने अपने मुल्क में छोड़ो बाकी मुल्कों को भी दिया। अभी तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। देखिए, इतना ही काम कर रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं और बाकी टैक्सेशन GST से जो लगाते हैं पेट्रोल, डीजल और बाकी चीज़ों पे, उसको देखे 2000 रुपये देते हैं और 12,000 रुपया ले लेते हैं। ये ऐसी गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे देश की जनता बेचारी इतनी भोली है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को समझ नहीं पा रही है। उसको तो 2000 मिलता है, वो सोच लेती है कि हमें मिल गया। लेकिन अभी धीमे धीमे जनता समझने लगी है कि ये देने वाले नहीं हैं, लेने वाले हैं, और हमसे लेके हमको देने के बजाय अदानी अंबानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्टों को देने वाले लोग हैं। सोलंकी जी, जब मैं आपकी बात सुनता हूँ, आपके बड़े नेताओं की बात सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि बड़ी सच्चाई है, सदातक है और सीधे सीधे जनता से जुड़ी हुई बात है। लेकिन ये बातें आपकी जनता क्यों नहीं समझ पाती है?
देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छी बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। ह्यूमन साइकोलॉजी का जो गोबेल्स यूज़ करते थे, एक झूठ 100 बार बोल लो तो सच हो जाए, तो ये 100 बार बोलते हैं। और हम कहते हैं कि हमारी भूमिका कभी कभी सहदेव जी होती है, को कभी हमको पूछा जाए तो बोलते हैं, हमको बोलना चाहिए, हमको भी बारी बारी बोल। वो झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बारी बारी बोलते हैं, तो कभी कभी जनता गुमराह हो जाती है। पर अब की बार मुझे लगता है जनता गुमराह नहीं होगी, और उसी की वजह ये है कि राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए और अभी मणिपुर से मुंबई तक जा रहे हैं, तो उससे एक नया माहौल, नई सोच, नई दिशा ये खुल रही है। सोलंकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी हम सत्ता के हैंगओवर में हैं? इतने साल सत्ता में रहने के बाद ऐसा लगता है कि अभी भी हम ओपनर ही जा रहे हैं, हम 12वां खिलाड़ी नहीं बन सकते। कोई प्रोटेस्ट ढंग सा हो, पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट किया जाए। जितनी चीज़ें आपने मुझे बताई, अगर आम व्यक्ति को पता चले तो कभी बीजेपी को वोट ना दें। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर हमारे नेतागण ऐसे हैं कि उन्होंने गांधी जी की परंपरा को स्वीकार किया है जी, एकदम अहिंसा और उस नीति से काम करने का। और इसलिए हमारे जो भी प्रयोग, हमारा विरोध है, ये शांति से होता है। हम वायलेंस को नहीं लाते हैं, और हम चाहते हैं कि बदलाव जनता के दिमाग में आए और जनता अपने दिमाग से ये चीज़ों को बदले। और आपने जो ठीक कहा कि पोलराइजेशन करेंगे, वो गड़बड़ी करेंगे इलेक्शन स्टाइल में, बहुत सारी चीज़ों में वो करते हैं। वोट लेने के लिए कुछ भी लेवल तक वो जा सकते हैं, पर इस बार मुझे लगता है कि जन जागृति बहुत बड़ी चीज़ होगी। सोलंकी जी, इस बार तो आपके पास ईवीएम का भी डुगडुगी है, शुरू किया है कुछ लोगों ने बताना कि 16 कंट्री जिन्होंने ईवीएम से इलेक्शन शुरू किए थे अब उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ पर भी बैलेट बॉक्सेस से होना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है। पॉलिटिकल पार्टियां तो कहती है, जी। आपने कहा ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टी है सेड कि इसमें गड़बड़ी होती है, गड़बड़ी दूर करने के लिए बैलेट से वोटिंग हो, ये सबसे अच्छी बात है। और जब जनता चाहती हो तो कांग्रेस भी चाहती है इसी बात को। जी, आपको लगता है कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है? जब आप जीतते हैं, जब आप कर्नाटका से जीतते हैं, तेलंगाना से जीतते हैं, हिमाचल से जीतते हैं, तो ये ईवीएम अच्छे रिजल्ट देती है। नहीं, जब आप हारते हैं तो ये ईवीएम आपकी, हमारा कहना है गड़बड़ी तो वो सभी जगह करना चाहते हैं, पर कुछ जगह उनकी गड़बड़ी चलती नहीं है। मतलब यहाँ पे उनको संभावना ही ना हो 2-4 सीटों की, तो वहाँ पे वो ईवीएम के साथ छेड़खानी नहीं करते। अभी देखिए, यहाँ पे नेक टू नेक हो, अभी वहाँ पे कर लेते हैं। अभी प्रूवन के लिए बहुत सारे मेथड आए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इसका जायजा ले रहे हैं। वीवीपैट का पिछली बार भी इसलिए लाए थे कि जनता को एक भरोसा है कि ये ईवीएम में गलती नहीं हो रही। पर ईवीएम में जो भी सजेशंस या दिया है सुप्रीम कोर्ट को लोगों ने कि एक तो ईवीएम की स्लिप का काउंटिंग होना चाहिए, जी जी बिल्कुल, और दूसरा जो PPT की, ग्लास जो है उसके ऊपर वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जी। ये करने से भी बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जब आपने शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने की बात करती है, तो मैं शाहबानो को भी जिक्र करूंगा और बिल्किस बानो का भी जिक्र करूंगा। शाहबानो के केस में आपने जो किया था वो भी शायद भारत की दुनिया को, भारत की जनता को, क्षमा कीजिए, ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक समुदाय को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय सर्वोच्चम न्यायालय के फैसले को खारिज कर देंगे। देखिए, उस ज़माने में जो भी डिसीजन हुए होंगे उसके बारे में मैं अपनी कमेंट करना नहीं चाहता। जी, तो बिल्किस बानो को केस में मैं तो वही दोनों बात में कहता हूँ, उस ज़माने में जो भी डिसीजन लिए होंगे, किस वजह से क्यों लिए होंगे, पर एक बात पक्की है कि हमारा अपीजमेंट के लिए कभी भी कोई कदम नहीं होता है। जी, लेकिन जैसे ही सत्यपाल मलिक सदाकत बताते हैं, उसको ज़्यादा आप हाइप नहीं देते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें वो अपने हिसाब से सच भी करते हैं। देखिए, कुछ बातें अपने आप जनता में जाएगी और जनता को सच्चाई पता चलने लगेगी, और धीरे धीरे, क्योंकि सच्चाई को बाहर निकलने में हमेशा थोड़ा वक्त लगता है। झूठ तो कभी भी बोला जा सकता है, जोर से भी बोला जा सकता है, और शॉर्ट में अफवाह के स्वरूप में झूठ निकल जाता है। जी,
यानी सच्चाई का आहिस्ता आहिस्ता जनता को पता चलेगा और उसका 24 पता में चल जाएगा। जी। 24 मई में इसका पता पक्का चल जाएगा। सोलंकी जी, आप 24 को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आश्वस्त मतलब ये देश की जनता के लिए बदलाव की अपॉर्चुनिटी है। दिस विल बी ए वोट फॉर चेंज। जी ये बदलाव आएगा। जी। सेमीफाइनल तो आप हार गए, 5 में से 3 स्टेट। सवाल सेमीफाइनल, ये वही पार्टी है जिसकी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 सीट आई थी। वक्त की बात 1984 में। है। इंडिया शाइनिंग की बात करते थे, फील गुड फैक्टर की बात करते थे। वाजपेयी जैसा दिग्गज नेता था इस देश का प्रधानमंत्री, उसके बाद भी जो हालात उनके हो गए थे आप समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया साइलेंट मेजॉरिटी। साइलेंट मेजॉरिटी का पता नहीं चलता, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो तख्ता पलट देती है। भारत रत्न अडवाणी जी को दिया है। अब वो तो सरकार का डिसीजन है, जी। जनता का डिसीजन अलग है, पर भारत सरकार का भी डिसीजन है। तो वो कुछ खताएं हो जाती हैं अनजाने में, जैसे कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के, एयर स्ट्राइक को लेकर के जब सबूत मांगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी पार्टियों को ये मौका मिल जाता है कि ये जवानों के पराक्रम पर भी संदेह करते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भारतीय सेना या भारतीय किसान पर कभी डाउट नहीं किया जी। उसके भरोसे देश चलाया, उसके भरोसे देश बनाया है। और इसलिए शायद किसी बात में कोई संशय या शंका हो, वो उसकी चर्चा या बात की गई हो, लेकिन भारतीय सेना, उसके सैनिक, उसके जवान या किसान के बारे में कांग्रेस पार्टी कतई कोई चिंता नहीं करती। उसके भरोसे और उसके साथ डट के खड़ी रहती है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये हमारे पूरे जो इंस्टीट्यूशन है, CBI, ED, इनकम टैक्स, GST, उसका उपयोग होता है या दुरुपयोग होता है देश में। GST से लोगों को फ़ायदा हुआ, नोटबंदी से लोगों को फ़ायदा हुआ, हमने सब डिसीजन देख लिए। जनता की एक टॉलरेंस लिमिट है। अब वो टॉलरेंस लिमिट धीमे धीमे जनता ने 10 साल तक चलाई है, और मुझे लगता है अब इसका जवाब आने वाले समय में देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता पक्का देगी। सोलंकी जी, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, अभी तो हमने शुरुआत की थी। जी, क्या बात है, अभी शुरुआत की थी लेकिन समय कह रहे हैं कि अब आप समाप्त कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।